यहाँ से हम इस चीज़ को वैल्यूज से ध्यान देंगे. सो टुडेज टॉपिक इज पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोशल वैल्यूज. पर्सनल वैल्यूज वर्सेस सोशल वैल्यूज. अब इसमें देखो, पर्सनल वैल्यूज आई टोल्ड यू अबाउट द पर्सनल वैल्यूज. What is personal values? I already told you, but again I will let you know. Personal important for the individual. Important for the individual and well-being, individual well-being. Example like a self-respect, comfortable life. What you feel for itself. तो जो आप अपने लिए सोचते हो वो सारी चीज़ें जो आपकी पर्सनल लाइफ इंडिविजुअली अपने लिए सोचते हो कि मेरे लिए ज़रूरी है, ये मेरा प्रिंसिपल है, ये ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको अपनी वैल्यू आपको खुद को बताता है कि आपकी वैल्यू क्या है आपके नज़र में. तो जब अपनी नज़र में अपनी वैल्यू को हम देखते हैं तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, कंफर्टेबल लाइफ, है ना. तो दैट काइंड ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड पर्सनल वैल्यू. बट सोशल वैल्यूज इज important for others people well-being. सोशल वैल्यूज में हम क्या करते हैं, सभी की वैल्यू देखते हैं, उसकी भी इंपॉर्टेंस है. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स वेलबींग. एग्जाम्पल सोशल इक्वालिटी. आपको नजर आएगा सभी के लिए सेम रूल होना चाहिए, किसी एक के लिए नहीं. अगर एक क्राइम हुआ है तो उसके लिए चाहे वो सीएम हो, पीएम हो या कोई एक ऑर्डिनरी मैन हो, उस सभी के लिए एक सेम होना चाहिए रूल रेगुलेशन. किसी के लिए अलग नहीं होना चाहिए. दैट इज इक्वालिटी. सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस. दिस इज अ सोशल वैल्यूज. ये सोशल वैल्यूज हैं. हमारा अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है, और सभी के लिए सेम अधिकार होना चाहिए, सेम राइट सभी के लिए, इक्वल राइट फॉर ऑल. ये होना चाहिए हमारा रूल. नॉट फॉर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल होगा तो प्रॉब्लम आएगी. तो यहाँ पर क्या आपको वर्सेस में क्या देखा, यहाँ पर ओनली व्हेन यू थिंक, व्हेन यू इम्पोर्टेंट ओनली फॉर इंडिविजुअल, दैट इज पर्सनल वैल्यूज. लाइक वॉट एवर यू फील, like of self respect, freedom, comfortable life, whatever you feel for individual life, that is personal value. If you feel, if you think about the society, nation, world, and for the all people, so that's why that is called social values. Because according to you, social values is very important than you, because you are thinking about the society, how to society, how should society be society, और कैसे होनी चाहिए, कैसे चीज़ें चल रही, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम इन चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट विद लेशन फ्रॉम, सॉरी, लेशन फ्रॉम द leaders, reformers, and administrators, and teachers. इनसे हम सीखेंगे कैसे वैल्यू इनकी थी, कैसे कैसी वैल्यूज रही होंगी, इस चीज़ को हम जानेंगे, यहाँ पर समझेंगे.
right? So number one is, सबसे पहले हमें हमें एक चीज़ को जानना चाहिए, हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे हमें वैल्यू सीखने को मिलता है। महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, मदर टेरेसा हो, ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनसे हमें वैल्यूज उनकी मालूम चलती, उनकी अलग वैल्यूज थी। देखो अब ऐसा नहीं होता, वैल्यूज कई बार हो सकता है आपकी पॉलिटिकल लाइफ है, जो आप लाइफ जी रहे हैं, वर्किंग लाइफ है आपकी, उसमें असर डालती है आपकी वैल्यू। बट आपकी कई बार होती पर्सनल वैल्यूज, जो आप सोचते हो जीवन में, वो चीज़ भी कभी कभार आपके सामने आती हैं, आपकी चीज़ें बदलती हैं। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को भी देखेंगे, इस चीज़ को भी समझेंगे। जैसे कि हम महात्मा गांधी से ले लें। महात्मा गांधी, व्हाट ही वैल्यूड, इनकी वैल्यू क्या थी जानते हो आप, क्या वैल्यू थी इनकी? कौन कौन बता सकता है? नंबर वन इज सिंप्लिसिटी। नंबर टू, मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म। नंबर थ्री, सत्याग्रह। नंबर फोर, सर्वोदय। नंबर फाइव, सेकुलरिज्म। नंबर सिक्स, अहिंसा। नंबर सेवन, नॉन वायलेंस। अहिंसा नॉन वायलेंस भी कर सकते हैं। ट्रुथ। फॉरगिवनेस। सेल्फ सफिशिएंसी। डिग्निटी ऑफ लेबर। ऐसी बहुत सारी चीजें जो उन्हें लगता था, उन्हें क्या है, सभी को मालूम था। ये ऐसा नहीं था कोई उनकी पॉलिटिकल या कोई पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने ऐसा किया कि नहीं भाई मुझे एक लीडर के रूप में ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। उन्हें उन्होंने अपनी लाइफ का एक जो जीने का ढंग था, जो वे ऑफ लिविंग थी, वो इन्होंने ऐसे इस टाइप से सेट ही कर लिया था। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं, उस चीज़ को सेट कर लिया उन्होंने, उस चीज़ को फिर इन्होंने वो करने की कोशिश नहीं की कि ऐसे भाई हम उस चीज़ को क्यों लेकर आए। ये सिंप्लिसिटी उनकी लाइफ में आ चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट कि थोड़े से भी काम में हम, थोड़ी भी चीज़ों में हमारी अपनी उन्हें बहुत था उनके लिए कि जितना है उतना ठीक है, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर, फॉरगिवनेस, ट्रुथ, सत्य बोलना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेकुलरिज्म, सर्वोदय, ये सत्याग्रह, ये बहुत सारी चीज़ें उनकी वैल्यू थी, ये वैल्यूज़ हैं उनकी। अभी इनके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे कुछ इनकी वैल्यूज के बारे में। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा महात्मा गांधी की वैल्यूज तो ये है, महात्मा गांधी लाइफ इज टेस्टमेंट टेस्टामेंट टू द पावर, नॉन वायलेंस एंड द परसूट ऑफ द ट्रूथ। महात्मा गांधी की अगर बात करें, महात्मा गांधी इज लाइफ एंड इंटीग्रिटी इनकी से बहुत, ये सभी को हम इंटीग्रिटी डाल सकते हैं। ट्रूथ, सेल्फ सफिशियंस, दैट इज इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर हम इसमें एक वर्ड और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इंटीग्रिटी। सत्यनिष्ठा जिसे हिंदी में बोल सकते हैं। महात्मा गांधी's life is a testament to the power of non-violence, non-violence and the pursuit of the truth. His principle is ahimsa. Principle इसका क्या था? अहिंसा, नॉन वायलेंस। दिस इज द प्रिंसिपल, हिज प्रिंसिपल इज
ahimsa, non-violence. But if you think कि this is a strategy for the political struggle, not. It was not just a strategy for political struggle. It is the life of Mahatma Gandhi. It is the life of Mahatma Gandhi, and but a universal value for a human conduct. According to Mahatma Gandhi, this is the universal value for the human conduct. एक ह्यूमन के एक्शन में हमेशा ये वैल्यू होना चाहिए, नॉट फॉर दी, आप इसमें पॉइंट डाल सकते हो, हिज प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा and non-violence, which is called non-violence, was not just a strategy for freedom struggle, but it is a universal law, universal value for the human action. So that is Mahatma Gandhi's principle, and Gandhi's commitment of to living a life of simplicity. गांधी ने हमेशा इस बात की कही कि मुझे सिंप्लिसिटी में जीना है. गांधी कमिटमेंट टू लिविंग अ लाइफ, सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी, इसमें सभी चीजें आ जाती हैं. अंडर कोर्स इंपॉर्टेंस फॉर द पर्सनल एंड कोर्स द सोशल एंड पॉलिटिकल, जितनी भी चीजें हमारे चेंजेस, उन सभी को मैं अकॉर्डिंग टू माई वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू माई हैबिट, लाइक सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी जो उनकी आदत थी, ट्रुथ और ये सब चीजें, उसके अकॉर्डिंग Mahatma Gandhi wanted to change the political views, wanted to change the social views. तो सोसाइटी को चेंज करना, पॉलिटिकल को चेंज करना, वो उन्होंने किया. ही इज कमिटेड. तो गांधी इज कमिटेड टू लिविंग अ लाइफ, लिख लो इसमें, ऑफ सिंप्लिसिटी एंड इंटीग्रिटी. अंडर कोर्सेस द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल वैल्यूज इन द क्वेस्ट फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस. एंड इसमें एक इनका कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन इन्होंने दिया है. अगर आप लाइफ में, ये आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आएगा जब आप एथिक्स के बारे में लिखेंगे, जब क्वेश्चन ऐसे आता है रिलेटेड. गांधी जी ने कहा था कि हिज फेमस, अगर हम एड्स बात करें, बी द चेंज यू, बी द, कोटेशन है इनका, बी द चेंज यू, अपने आप को चेंज करो, विश टू सी, इन दी वर्ल्ड, जो आप संसार में देखना चाहते हैं उस तरीके से पहले खुद को चेंज करो, फिर संसार आपको दिखेगा. इसलिए गांधी अपने आप को सिंप्लिसिटी, इंटीग्रिटी में लेकर आए थे कि फर्स्ट आई हैव टू बी लाइक what I wish to see in the world. So that's why Gandhi changed everything in his life, in his personal life. तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल से सारी चीजें चेंज कर दी, और इस चीज को उन्होंने कहे सभी के उसमें कि ये सारी चीजें, और अपने आप को पहले चेंज करो. दैट इज, दिस इज द गांधीज वैल्यू, दिस इज द गांधीज वर्ड. समझ आ गया यहां तक? नेक्स्ट हम नेशनल मंडेला पे चलते हैं. नेशनल मंडेला आप जानते हैं सभी लोग, है ना? नेशनल मंडेला. अच्छा, बीच बीच में अपना मैसेज जरूर देते रहना. नेल्सन मंडेला, मैं नेशनल कह रहा हूं, नेल्सन मंडेला. व्हाट ही वैल्यूड इज, इनकी कौन कौन सी वैल्यू थी, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. इनकी वैल्यू लाइक सर्विस, नंबर 2 डिग्निटी, नंबर 3 सेल्फ बिलीफ, नंबर 4 इक्वालिटी, नंबर 4 फ्रीडम, फेयरनेस, जस्टिस
etc। अब इसके बारे में, इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। वैसे नेल्सन मंडेला का ये इनकी वैल्यू थी, व्हाट ही वैल्यूड, जो वैल्यू थी इनकी, दैट इज सर्विस, डिग्निटी, सेल्फ बिलीफ, इक्वालिटी, इक्वालिटी फॉर ऑल। ठीक है, जो भी उसमें आए, चाहे वो किसी भी उसका हो, किसी भी धर्म, किसी जात का, सभी के लिए सेम होना चाहिए। एंड फ्रीडम, फेयरनेस, जस्टिस, ये सारी चीजें। नेल्सन मंडेला रिमार्क जर्नी, यू नो वेरी वेल अबाउट हिज जर्नी, इन्होंने जेल में काटे बहुत दिन तक अपने ही देश में, लेकिन फिर भी इन्होंने उनसे जब बाहर निकल के आए ना, तो जो गोरे थे, जो लोग थे बाहर, जो ब्रिटिशर थे, उनसे इन्होंने नफरत नहीं किया, उनके कानून से उनकी नफरत, जो लोग रहते थे उनसे नफरत नहीं हुई इनकी। उनके जाने के बाद भी उनके साथ वैसा ही उनके साथ व्यवहार किया जैसे एक कंट्री के लोगों के साथ होता है। नेल्सन मंडेला रिमार्केबल जर्नी फ्रॉम 27 years long imprisonment to become a president of South Africa। 27 year इम्प्रिजनमेंट था इनका, जेल था, इम्प्रिजनमेंट टू बिकम, जो यहां से लेके एक प्रेसिडेंट तक बने, वहां तक की जर्नी आपको सभी को मालूम है। एंड नोबेल प्राइज फॉर लॉरेट, लॉरेट, इन्होंने इस चीज की एक सबसे अच्छी इनकी आदत थी, इन्होंने जो बोलते थे इन्हें लोग सुनने आते थे, इनकी सबसे बड़ी आदत थी, अच्छी आदत थी, वो थी फॉरगिवनेस, जो इसमें हमने नहीं लिखा, अभी लिख देता हूँ। फॉरगिवनेस, वहां से आने के बाद इनके अंदर जो गुस्सा था, जो लोग, वो चीजें थी, ये अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, वो इन्होंने क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, और उन्हें अपनी जैसा जो लोग रह रहे थे उन्हें अपने साथ मिलाने की बात की। मंडेला शोड द वर्ल्ड द, मंडेला ने क्या शो किया, सॉरी, मंडेला शोड द वर्ल्ड दैट होल्डिंग, दैट मंडेला showed the world that, holding on to bitterness and resentment hold us back। तो यहां पर मंडेला showed that वर्ल्ड, ध्यान समझना, यहां पर वर्ल्ड दैट होल्डिंग, जो वर्ल्ड में होल्डिंग ऑन टू बिटरनेस, जो कड़वाहट थी ना, उस चीज को थोड़ा सा समझना है। तो हमारा ये ऑन टू बिटरनेस, जो बिटरनेस था, एंड रेजेंटमेंट, hold us back। hold us back while forgiveness and, जब उन्होंने इस चीज को किया, एंड इवन टूवर्ड्स वंस एंड कैन लिबरेट अ नेशन, कैसे कैसे एक देश के लिए कितनी चीज जरूरी है, किस चीज की हमें नीड है, क्या फॉरगिवनेस जरूरी है कि नहीं है, लीवरनेस जरूरी है कि नहीं, उन चीज़ों को उन्होंने अप्लाई किया उस जगह पर। अगर वही बिटरनेस अपने अंदर भर के रखते और फिर चेंज नहीं करते और बदलते नहीं, तो शायद वो इतना अच्छा देश नहीं बना पाते, इतने अच्छे महान व्यक्ति नहीं हो पाते। ही इज अ ग्रेट मैन एंड हिज लीडरशिप टीचेज अस वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ओवर द, अब ध्यान से माने इनकी वैल्यू क्या कहते हैं, इनकी वैल्यू हमें समझाती है, सिखाती है। हिज लीडरशिप टीचेज अस वैल्यू ऑफ रिकॉन्सिलेशन, किस चीज को समझाती, रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन ओवर, किसके ऊपर, विजियंस, VENGEANCE, visions, and highlighting the strength required to the forgive, आपके अंदर
वो चीज़ होनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्या, फॉरगिव करने के लिए, क्योंकि सबके अंदर ये होता ही नहीं है, पावर ही नहीं होती। जब आप इतना साल झेल लेते हैं, 27, आप देख लो, ये थोड़े दिन के लिए लॉरेंस बिश्नोई गया है जेल और ये नहीं झेल पा रहा, फॉरगिवनेस इसके अंदर नहीं है उस चीज़ को लेके, अगर कोई बात भी हुई है, नहीं 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 नहीं, नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 27, ही स्पेंट 27 ईयर इन imprisonment in the jail, but he had the strength to forgive। उनके अंदर जो क्षमा करने की जो पावर थी उनके पास थी, बट एवरीबडी हैज नॉट द पावर स्ट्रेंथ टू फॉरगिव अदर्स, बिकॉज एवरी टाइम वो अपने रिवेंज की सोचता है। हो सकता माइंड में आए, बट उसे वो शांत करना चाहिए आपको कि नहीं यार, होता है, मन करता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको, ऐसी चीजें नहीं होनी है, ठीक है। तो इस चीज को हम यहाँ पर फॉरगिवनेस, इस चीज को यहाँ से इनकी बात ये है कि हाईलाइटिंग द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू फॉरगिवनेस, फॉरगिव, ध्यान से समझो, forgive and profound impact it can be holding a divided societies, healing the divided societies। और जब ये चीजें आ जाएंगे जो डिवाइडेड सोसाइटीज है, उसे हील करने में बड़ा आसान हो जाएगी। यू कैन, मंडेला healed the society very well because he forgot each and everything what happened, what British did in his country. He forgave. He forgave everything, and he wanted to live without discrimination, without any kind of inequality। वो क्वालिटी इक्वालिटी के साथ जीना चाहते थे। नाउ ये तो हो गया नेल्सन मंडेला की बात। अब हम चलते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा की अगर बात करूं मैं, मदर टेरेसा की अगर हम इसमें चीज करते हैं कि मदर टेरेसा की वैल्यूज क्या थी, वैल्यूज सबसे पहले हम वैल्यूज की चर्चा करते हैं। वैल्यूज की अगर बात करते हैं हम मदर टेरेसा की, नंबर 1 इज व्हाट इज कंपैशन, नंबर 2 अल्ट्रिज्म, नंबर 3 हेल्पफुलनेस, नंबर 4 काइंडनेस, नंबर 5 क्लीनलीनेस, नंबर 6 डिटर्मिनेशन। ये हमारी क्या है, इनकी मदर टेरेसा की वैल्यूज थी। कंपैशन इन एक्शन में होना जरूरी है, ये सारा एक्शन में होना बहुत जरूरी था इनके, तभी तो मदर टेरेसा बनी। मदर टेरेसा ऐसे सब कोई नहीं बनता है यार, बहुत लगता है चीजें उससे, बहुत जरूरी है उसमें। मदर टेरेसा's life was living like a living embodiment of compassion and selfless service। सेल्फलेस सर्विस करती थी, इन्हें कोई मतलब ही नहीं था लाइफ से, लोगों के लिए जीना, पूरेस्ट से नीचे जाना, यानी ये कह सकते हैं कि जो लोग गरीबी से गरीबी में आते थे, मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा पुअर होते थे, उनके लिए जीना एक अलग ही इनका वो चलता था, जीने का ढंग था। मतलब ये कहते थे मदर टेरेसा ये कंपैशन था, सेल्फलेस सर्विस उनका कंपैशन था। मदर टेरेसा's लाइफ was a living embodiment of compassion and selfless service, compassion and selfless service, and who worked with the sick, the dying and the destitute in the slum of Kolkata। he worked with, ध्यान समझना, लोग डरते हैं, her work कैसा, her work with sick, जो बीमार थे, द डाइंग जो मर रहे थे,
and the destitute in the slums, in the slum of Kolkata. Was driven by profound love and empathy. Profound love and empathy. Mother Teresa believed in the small acts of love. Kindness could create ripples and changes, teaching us the compassion, not merely feeling but action. सिंपैथी पे कम ध्यान देती थी, ये इम्पैथी पे ध्यान देती। सिंपैथी क्या होता है ना, ये थोड़े टाइम के लिए हो सकता है, आप आंसू पहुंच सकते हो लेकिन उसका दर्द हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते। मदर टेरेसा हमेशा के लिए दर्द खत्म करने के लिए काम करती थी। इम्पैथी इट मीन्स यू आर अ सिक, यू आर अ जॉबलेस, तो आई विल प्रोवाइड अ जॉब एंड आई विल गिव यू हेल्थ केयर। मैं तुम्हें हेल्थ सर्विस दूंगी, मैं तुम्हें जॉब दूंगी। तो ये कंपनी से टाई अप करती थी, वहां लोगों को भेजती थी लेबर में, काम में, जैसा जिस लायक के था उसको वहां काम दिलाती थी। ऐसा कभी नहीं करती थी कि नहीं भाई आप ये काम नहीं कर पाए। उन्हें जॉब दिलाना, एम्पैथी, वो बीमार है, परेशान है, उनका हेल्थ ठीक कराना, जॉब दिलाना, एजुकेशन कराना, ये इनका काम था। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी सी बात नहीं है। तो ये एक वैल्यू है, वैल्यूज है इनकी, ठीक है। अब इसमें चलते हैं आगे। आगे इसमें चले, आपने मार्टिन लूथर किंग जूनियर देखा, नाम सुना होगा। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनकी जो वैल्यू थी, व्हाट इज वैल्यूड, सेल्फ बिलीफ, इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, वीमेन एम्पावरमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग, ये इनकी वैल्यूड थी। अब इनमें हम अगर बात करें कि कैसे कैसे चीज़ों को लेके जो मार्टिन लूथर हैं, इन्होंने इस चीज़ को, मार्टिन लूथर जो थे ये एक अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने किसके लिए लड़ाई किया, जब कैंपेन में गए तो इन्होंने इक्वालिटी के लिए कैंपेन चलाया। इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है, इक्वालिटी के लिए चलाया, जस्टिस के लिए चलाया इन्होंने, कि जस्टिस चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, एंड द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए आप समझो बात को, आप अमेरिका साइड चले जाओ, वहां तो देखो जो चीज एक बार बन गई उसे फॉलो करते हैं, सभी के लिए सेम फॉलो होता है, किसी एक के लिए नहीं होता। वहाँ जानवरों से लेकर ह्यूमन तक में अगर जरा सा बच्चे तक को अगर थोड़ा सा आप पीट रहे हो या थोड़ा सा वो आवाज कर रहा है तो आपको उठा ले जाएगी पुलिस। अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, अपने इंडिया में रूल बनते हैं लेकिन कुछ फॉलो नहीं होता है। इंडिया में फॉलो करना थोड़ा सा, ऑल्सो कमिटेड टू जस्टिस फॉर सोसाइटीज इज अ ग्रेट वैल्यूज, राइट राइट प्रिया देवरी। एंड इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना है, इस चीज़ को थोड़ा सा आपको जानना चाहिए कि कैसे ये लोग इस चीज़ को उस चीज़ को बनाते थे, और वहाँ की गवर्नमेंट जो है आज भी उस चीज़ को फॉलो करती है। रीज़न इज बिकॉज कि वो चीज़ें उनको
सही लगती है। ह्यूमन बहुत पहले जरूरी है, वहां पर लाइफ्स की बहुत वैल्यू है, आपकी लाइफ की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत वैल्यू है, वहाँ जानना जरूरी है, वहाँ वहाँ उस चीज़ को समझते हैं, लेकिन अपने यहाँ नहीं है। रूल बन जाता है बट उसको फॉलो ठीक से नहीं होता है। हम हेलमेट ही तभी पहनते हैं इसलिए कि चालान ना कट जाए, इसलिए नहीं पहनते कि हम सेफ रहेंगे ना, हम इसलिए पहनते हैं कि हमारा पैसा ना लग जाए। सीट बेल्ट इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें चालान ना कट जाए। सीट बेल्ट इसलिए नहीं पहनते कि हम सेफ रहेंगे, बट की सीट बेल्ट पहनना चाहिए क्योंकि हम सेफ रहेंगे। जीवन रहेगा तो आगे और भी गाड़ी चलाएंगे, जीवन नहीं रहेगा तो सब चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पर इक्वालिटी, जस्टिस, डिग्निटी इन सभी के लिए। एंड इसमें एक पॉइंट ये है, किंग्स का जो वर्जिन आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, ये हमेशा से प्रोटेस्ट किया था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये है ना इक्वालिटी फॉर ह्यूमन रेस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, इक्वल होना चाहिए सभी के लिए। एंड किंग्स वर्जन विजन ऑफ सोसाइटी वेयर पीपल आर जज्ड बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, नॉट कलर। इन्होंने कहा कि कलर से नहीं जज किया जाए। कैसे किया जाए जज, किसी पर्सन को जज करना है। इनका विजन था सोसाइटी में, सोसाइटी के लिए विजन था कि लोगों को जज करिए, लेकिन कंटेंट के करेक्टर के आधार पर, कंटेंट बाय द ऑफ देयर करेक्टर, बाय द judge by the content of their character rather than color of their skin, rather than कलर ऑफ स्किन। इसके स्किन से क्या मतलब होता है भाई, स्किन ठीक नहीं है, स्किन काली है तो इसका मतलब थोड़ा ना बेईमानी होगा, वो डिसऑनेस्ट होगा, वो आपके साथ रहने लायक नहीं है। ये फॉरेन में बहुत चलता था पहले, ब्रिटिश में खास करके, स्किन को देखकर वहाँ फैसला होता था। स्किन को देख के नहीं होना चाहिए, कलर को देख के नहीं होना चाहिए। अ पावरफुल कॉल फेयरनेस एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन्होंने कहा कि अगर ये चीज़ें हो जाएंगी रिमेंस, ये हमें एक पावरफुल, एक कॉल फॉर फेयरनेस हमें बताएगा, पावरफुल फेयरनेस होगा हमारे लिए, और इसके लिए यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का हम एक सिंबल बन जाएंगे। ठीक है, ये मार्टिन जो लूथर का था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा अब्राहम लिंकन। आपको समझ आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? Abraham Lincoln, what he valued? He valued is humanism, equality of the human race. Number 3, integrity. नंबर 4, इंटीग्रिटी के साथ साथ हम इसमें अगर इनकी आइडियलिज्म की बात करें, ऑनेस्टी की बात करें, वो भी इनका बहुत अच्छा था। आइडियलिज्म, ऑनेस्टी, फ्रीडम, जस्टिस, इन सभी पे काम करने की बात करते थे। अब यहाँ पर हम अब्राहम लिंकन की बात करेंगे। फ्रीडम के लिए सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कोशिश की इन्होंने, फ्रीडम के लिए खास करके लड़ाई की इन्होंने। ये यूएसए के 16th, आपको मालूम होगा, 16th प्रेसिडेंट थे। 16th प्रेसिडेंट थे।
और अब्राहम लिंकन ने इस कंट्री को अपने सिविल वॉर के से जब उस टाइम पे गुजरा है, इनके टाइम पर जब लीड कर रहे थे, तो अब्राहम लिंकन लीड हिज कंट्री थ्रू इट्स अ सिविल वॉर एंड ब्लडीस्ट वॉर। आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट मोरल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल क्राइसिस आया इस टाइम पर। तो इन्होंने कह सकते हैं इस टाइम पर कैसे इन्होंने उस चीज़ को सोचा होगा, कैसे किया होगा सिविल वॉर को ख़त्म करना, उस चीज़ को उस समय जीना, और अब बहुत मारधाड़ होना, खून खराबा होना, इन चीज़ों को देखना, और फिर इसके बाद इन्होंने इस टाइम पर सबसे बड़ा काम किया, स्लैवरी सिस्टम जो था वहाँ पर उसको अबॉलिश कर दिया सिविल वॉर के बाद। सिविल वॉर इनके समय गुजरा, सिविल वॉर इनके टाइम पे हुआ। उस टाइम पे पॉलिटिकल क्राइसिस हो ही जाएगा, जाहिर सी बात है, जब ऐसी चीज़ें आएंगी बहुत पॉलिटिकल क्राइसिस आएगा। स्लैवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। दूसरा, इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया। फेडरल गवर्नमेंट मॉडर्नाइजेशन लेके आए, मॉडर्नाइज कराया यूएसए इकोनॉमी को। और लिंकन ने ये भी कहा किया कि अमेरिका के उसमें हिस्ट्री एग्जाम्पलीफाइड किया जाए और जस्टिस पर ध्यान दिया जाए, एंड कमिटमेंट टू प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम। और कमिटमेंट करना होगा, इन्होंने कमिटमेंट किया भी अपने साथ। कमिटमेंट किसके लिए? फ्रीडम के लिए एंड जस्टिस के लिए। कभी दोबारा ऐसी चीज़ें ना हो, जब ये लगातार होता रहेगा, फ्रीडम डेमोक्रेटिक चलता रहेंगी चीज़ें। अगर डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम चाहिए, प्रिंसिपल बनाना है, तो उसके लिए हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम एकदम ठीक रहेंगे, कभी दोबारा ऐसी सिचुएशन नहीं आने पाएगी। तो ये हमारा एक इनका ये था कि कैसे हम इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, कैसे चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ये आपके सामने इसमें दिख रहा है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद को आप देख लो, अपने यहाँ के लोगों को ये हिस्ट्री मिल जाएगा, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय की जो वैल्यूज थी वो सोशल इक्वालिटी। मॉडर्न हिस्ट्री में आपके दिया हुआ है, इनके बारे में अब इतना ज्यादा लिखाने की जरूरत, इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन रेस। नंबर 3, एम्पावरमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट, साइंटिफिक थिंकिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ये इनकी थी, आपने देखा होगा वीमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड मैरिज से बाहर लाने की इन्होंने बात कही, री मैरिज ऑफ विडो, इन सभी के बारे में इन्होंने बात की। राजा मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की इस्टाब्लिश्ड, ब्रह्म समाज, फाउंडेड द ब्रह्म समाज बाय राजा राम मोहन राय, एंड वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बात कही, और सोशल इक्वालिटी की बात कही कि चीज़ें इसमें नहीं आना चाहिए। इसे स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं। व्हाट ही वैल्यूड, स्वामी विवेकानंद की अगर वैल्यू की बात करें, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ बिलीफ, इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रेस, ह्यूमन रेस। नंबर 3, पैट्रियोटिज्म एंड कंपैशन। स्वामी विवेकानंद ने इस पे काम किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर आप, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, तो यू शुड
डू वर्क इक्वल फॉर द पीपल एंड इक्वालिटी लेके आओ उसमें, उसमें कुछ ऐसी चीजें मत करो जो अलग से ऐड हो। इक्वालिटी नहीं, वहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए वहाँ पर, और इन चीज़ों को ठीक रखना चाहिए। कंपैशन होना बहुत ज़रूरी है, सिंप्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने एक वर्ड और बोला था कि अगर देश की गरीबी की बात है तो वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक यहाँ पर कोई भी एक गरीब भूखा सोएगा। जिस दिन गरीब भूखा नहीं सोएगा, जिस दिन एक भी पर्सन अगर भूखा नहीं सो रहा, उस दिन समझो कि हमारी गरीबी हम उससे ऊपर आ गए, पावर्टी लाइन से एबव आ गए, अप में है। अदरवाइज हम पावर्टी से नीचे ही हैं, पावर्टी के ऊपर नहीं है बिल्कुल भी। इस चीज को यहाँ पर आपको समझना चाहिए, इस चीज को यहाँ पर देखना चाहिए। अब आते हैं बी आर अम्बेडकर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बी आर अम्बेडकर की वैल्यू क्या थी? सेल्फ बिलीफ। नंबर 2, इक्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रेस। नंबर 3, radical thinking. नंबर 4, compassion. ये हमारा, ये अम्बेडकर का है। भाई सोचिए, और डिस्क्रिमिनेशन मत लेके आओ। और इनके बारे में तो आप उससे देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से इन्होंने क्या क्या चीज़ें सोची होंगी, क्या क्या चीज़ें आई होंगी उस पर। तो हर चीज़ उस मेंशन है। छुआछूत पे नहीं ध्यान दो, अनटचेबिलिटी को हटाओ, एक इक्वालिटी लेके आओ, सभी के लिए सेम रहना चाहिए। क्यों हम डिस्क्रिमिनेशन में जाते हैं, क्यों ऐसा हम सोचते हैं? तो ये जो थी, ये वैल्यू की बातें थी जो हमने आज इसमें की हैं, जिसमें हमने पढ़ी हैं। और वैल्यू की अगर बात करूं मैं एक, और इस पे आ जाऊं थोड़ा सा और समझे हम इस चीज़ को। ये तो हो गई कि जिन्होंने बात कही, लेकिन रोल ऑफ फैमिली वैल्यू में आपके क्या क्या और चीज़ों का आता है? रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशनल कह सकते हैं, इंस्टीट्यूशन, सॉरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकैलकुलेटिंग वैल्यूज। अब यहाँ पर रोल ऑफ फैमिली की बात करें कि फैमिली क्या रोल होता है, अगर कोई वैल्यू आपकी बढ़ती है तो फैमिली का रोल क्या है? रोल ऑफ फैमिली कैसे आप पे रोल अदा करती है फैमिली आपकी वैल्यू बढ़ाने में? फैमिली का आप देखेंगे कि विदाउट, आप जब जब पैदा होते हैं, शुरुआत से आपका जो अपब्रिंगिंग हो रही है, ध्यान समझना, अपब्रिंगिंग की बात ले लेते हैं। अपब्रिंगिंग है, आप सोचिए, फैमिली इज द अर्लीस्ट एंड विदाउट क्वेश्चन द मोस्ट इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ये एक ऐसी फैमिली, एक ऐसी चीज होती है जो सबसे पहले बिना किसी क्वेश्चन को आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला, या सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करने वाला एक एजेंट होती है फैमिली। जो आपको बताती, वही तो बताती, ये पापा है, ये दादाजी हैं, इसके पैर छुओ बेटा, अभी बोल नहीं पा रहा ठीक से, बोलते हैं जय करो उसकी। वो क्या है, हम उससे इन्फ्लुएंस हम कर रहे हैं, वो देख भी रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है। अभी देखो पापा ने उसकी गाली देना शुरू किया, उसने भी गाली सीख ली। जब वो गाली दे रहा होता तब अच्छा लग रहा होता है, लगता है क्या तोतला गाली दे रहा है, तोतले तोतली जबान से जब गाली देता है तो बड़ा सुंदर लगता है, सुनने में लगता है इट्स नाइस, वाह कितना क्यूट है। बट वही जब बड़े होके गाली देता है तो वो फिर नहीं। अब वो सोचता है कि जब मेरे फादर चिल्लाते हैं या मेरे पेरेंट्स में कोई ऐसा चिल्लाता है, गाली देता है, सब लोग शांत हो जाते हैं, तो कोई बड़ी अच्छी चीज़ होगी।
या मैं जब कहता हूँ सब लोग हंसने लगते हैं, कुछ अच्छी चीज होगी तो उस चीज को और कंटिन्यू करता है, और ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ा देता है वो। एंड ये आप इसमें कह सकते हैं द फैमिली इज अर्लीस्ट एंड विदाउट क्वेश्चन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन बाय द फैमिली गोज फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव। ये आपके जन्म से लेकर मरने तक ये इन्फ्लुएंस करती है फैमिली। क्रैडल टू ग्रेव, ध्यान से समझना, क्रैडल टू ग्रेव। ये आपको हर टाइम पर कुछ नई चीज दिखाती रहेगी, समझाती रहेगी। कई बार आपको इन्फ्लुएंस ज्यादा कर जाए, कभी कभी नुकसान भी कर जाता है। कई बार होता है आप उस चीज को इतना ज्यादा आप अपनी फैमिली के साथ वो हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी बात आपको समझ ही नहीं आती, इसलिए पति पत्नी के रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। जैसे कभी लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में बैठा था, उस टाइम पर एक स्टूडेंट आया और उसने लगभग 6 टाइम इंटरव्यू दे रहा था, 6 टाइम। एससी कैटेगरी से था, इंटरव्यू दे सकता था, 6 टाइम तो जनरल में भी होता है 6 टाइम उसका। आईआईटीएन था, उससे मैंने पूछा, जब पूछा कि भाई व्हाट विल यू डू आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, इफ यू हैव टू, जैसे सपोज करो कि अगर आपके इफ यू विल हैव टू टेक एक्शन, तो यू विल आस्क योर फैमिली फर्स्ट आर ऑफिसर। तो कह नहीं, अपने पापा से पहले पूछूंगा कि मैं एक्शन लूं कि नहीं लूं। उस सिचुएशन मरने जीने के पापा को फोन लगा रहा है, अपने ऑफिसर से नहीं पूछ रहा, इमीडिएट एक्शन नहीं ले पा रहा। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ओके, आपने कहा कि सर ये पैट्रियोटिज्म को कैसे इन्होंने वो किया। मैं पैट्रियोटिज्म को कब किस में लिखा था? मैंने पैट्रियोटिज्म किसी में लिखा है क्या मैंने बेटा? पैट्रियोटिज्म तो मैंने शायद नहीं लिखा, मैंने लिखा है कहीं? किसकी उसमें मैंने ये वैल्यूज बताई थी? वैल्यूज पैट्रियोटिज्म की तो वैल्यू किसी में है नहीं। अच्छा, स्वामी विवेकानंद वाले में, स्वामी विवेकानंद में शायद मैंने बताया था, राइट? यही है ना? यहाँ पर देखो, पैट्रियोटिज्म का एक मतलब है, पैट्रियोटिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव। यहाँ पैट्रियोटिज्म कुछ अलग मीनिंग नहीं है। यहाँ पैट्रियोटिज्म इनका मतलब है, कहने का मतलब कि फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड द अटैचमेंट टू द कंट्री और नेशन। विवेकानंद का ये कहना था, पैट्रियोटिज्म का मतलब यहाँ पर ये है, हाँ जी हाँ जी, पैट्रियोटिज्म का बेटा यहाँ पर ये मतलब है कि विवेकानंद का कहना है कि इट इज अ फीलिंग ऑफ लव। ये पैट्रियोटिज्म एक फीलिंग ऑफ लव है, और इससे आप अपने फीलिंग ऑफ लव में अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने कितना डिवोटी हो अपने देश के लोगों के लिए, कंट्री के लिए, उस वर्ड को लेकर यहाँ पर बोला है उन्होंने। ठीक है, पैट्रियोटिज्म इज अ सिंबल ऑफ लव, अ फीलिंग ऑफ लव, समझ आया? फॉर द कंट्री, डिवोशन एंड नेशन, जिसके लिए भी कहते प्यार, एक देश के लिए प्यार है, लव है। समझ आया? चलिए, तो मैंने इसमें कहा कि ये हमारा जो एक कैडल टू ग्रेव, यहाँ से फैमिली का रोल होता है, और यहाँ से ऐसी चीजें आती है जैसे कि सपोज के फादर, मदर, सिबलिंग्स, ग्रैंडफादर, पेरेंट्स एंड बिकम इमीडिएट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। यही सब होते हैं आपके एजेंट। एजेंट कोई बाहर से नहीं आता, मदर आते हैं, ग्रैंडफादर, दादाजी, दादी जी, दीदी, बहन, भाई, ये सभी लोग क्या करते हैं? आपको बताते हैं कि कैसे रहना है, समाज क्या कहेगा, समाज की बातें कैसे सीखनी है, कैसे इसमें पूजा पाठ, ये सारी चीजें कैसे करनी, सब चीज को समझाता है वो। चिल्ड्रन पिक अप द बिहेवियर ट्रेट फ्रॉम द दोज, वो अब चिल्ड्रन हमेशा, बच्चा क्या करता है,
बच्चा हमेशा उस चीज को, बिहेवियर को पिकअप करता है कि जो आपके पापा कर रहे हैं, दादाजी कर रहे हैं, कुछ वहां से पिकअप कर लेता है और उस चीज को जीने लगता है। उसी तरह आप उसके अंदर, अगर उसके पापा बहुत शांत हैं तो शांत रहने की कोशिश करता है, उसके पापा तेज हैं तो बच्चा वैसे ही तेज बन जाता है, क्योंकि उस चीज को देख रहा है, समझ रहा है, उसी चीज को फिर धीरे धीरे अपने साथ वो आदत में लेके आ जाता है। तो चिल्ड्रन उस चीज को करते हैं। पेरेंट्स, हो सकता है पेरेंट्स जो भी कहते हैं उस चीज को, लेकिन सभी के साथ ना हो, लेकिन हाँ 99% बच्चों के साथ होता है, 1% बच्चों के साथ ना हो, बात अलग है। वो उनके ग्रुप से, उनकी चीज़ों से, उनकी सारी चीज़ों से वो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं, जब तक वो एडल्ट नहीं हो जाते, जब तक उन्हें समझ नहीं आ जाती। हो सकता है बाद में जब शादी हो जाती तो मैरिटल पार्टनर के साथ भी उसका कुछ अलग, उसका भी असर आने लगता है। कंपनी डज इफेक्ट, दोस्तों के साथ जाओगे तो दोस्तों का असर आने लगेगा, तो असर तो आता है जिसके साथ रहेंगे। पेरेंट्स के साथ हम ज़्यादा रहते हैं तो पेरेंट्स का ज़्यादा रोल हो जाता है। अब इसमें रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल और कॉलेज ये इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो आपको यहाँ पर वैल्यू सिखाती हैं। स्कूल कॉलेज, यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आती हैं, जैसे इक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कैसे होना चाहिए, लोग एक जैसे हैं। ऐसे स्कूल इज द फर्स्ट प्लेस वेयर इंडिविजुअल वैल्यूज गेट कंपेयर टू द लार्जर वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। एजुकेशन ऐसा है जिसमें आप अपने पेरेंट्स के दिए हुए या सोसाइटी के दी हुई जो आपको वैल्यू है और अपनी वैल्यू जो किताबों से मिल रही है उससे एक साथ कंपेयर करना शुरू हो जाता है। स्कूल इज द फर्स्ट प्लेस where individual values get compared with larger value system of society. Larger value system of society. The curriculum imparts the values of accepted behavior. वहाँ से जैसे जैसे करिकुलम करोगे, जैसे जैसे काम करोगे, असाइनमेंट करोगे, लोगों के साथ बात करोगे, वैसे वैसे बिहेवियर आपका यहाँ चेंज होना शुरू होता है। कई बार हम किसी के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, राजा राम मोहन राय से, विवेकानंद से वैसा बनने की कोशिश करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम से वैसा बनने की ट्राई करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं उसके बात से, उसके काम से। टीचर कैसे क्लास ले रहा है, कई बार होता है कि हम उसके जैसा बनना चाहते, टीचर के जैसा बनना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? एक डेवलपमेंट करना, आपके अंदर डेवलपमेंट वाला गुण आ जाता है, कैसे डेवलपमेंट करना चाहिए। एक आपको फिर घर में डांटने लगते हैं कि तुम बड़ा एनालिटिक, बड़ा विश्लेषण करते हो, एनालिसिस पावर आपके अंदर आना शुरू हो जाती है। इसके बाद कंपेयर करने की पावर आ जाती है। दूसरा, एक्शन लर्निंग की पावर आ जाती है, कैसे हमें सीखना है, लर्निंग की पावर, एक्शन लेने की पावर, ठीक है, बात रखने की पावर, रीजनिंग की पावर, ये सारी पावर यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। कैसे? एजुकेशन से। कोई भी चीज़ है उसे क्लेरिफाई कैसे करें, उस चीज़ को, सारी चीज़ें यहाँ पर आना, ये सारा एजुकेशन से आता है। एजुकेशन यहाँ पर आपको सिखाती है कि माय डियर दिस इज़ वेरी रॉन्ग, यू हैव टू डू। इतना नहीं आप सोचो कि कुछ चीज़ें अपने आप होती हैं, यू हैव टू डू, आपको काम करना पड़ेगा, तभी यू कैन चेंज द सोसाइटीज थिंकिंग, द सोसाइटी, द इंडिविजुअल थिंकिंग, एंड यू शुड डू डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, यू शुड डू डेवलप, यू मस्ट बी डेवलप हु यू आर, कौन हो आप, उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, आपका जन्म किस लिए हुआ उस चीज़ को समझना पड़ेगा। एंड अब आते हैं रोल ऑफ सोसाइटी। रोल ऑफ सोसाइटी आपको कैसे, आज की डेट में मीडिया बड़ा इन्फ्लुएंस करती है, हम देखते हैं। रोल ऑफ सोसाइटी के बाद, सोसाइटी भी हमारे इसमें लॉट ऑफ पीपल्स के साथ हमारे इनके इनकुलकेट करती है, इनकुलेट करेगी। नंबर वन इज फ्रेंड्स, आपके जब मिलते हैं सोसाइटी में, फ्रेंड्स आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कहते हैं कंपनी इफेक्ट, जैसे जैसे दोस्त वैसे वैसे ही है। सेकंड पॉइंट, नेबर्स। नंबर थ्री, मीडिया।
नंबर 4 फिल्म्स, नंबर 5 रिलीजन, ये भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर 6 लीडर्स, नंबर 7 गवर्नमेंट। ये सारे इन्फ्लुएंसेस हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनकलकेट a lot of values in the people, a lot of values in the people। ये एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी के जो ग्रेट इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। इससे लोग, आपके नेबर्स से आपको चिक चिक हो रही हो, आपके नेबर आसपास होंगे, वैसे आपकी आदत बन जाएगी धीरे धीरे। मीडिया से आप देख रहे हो, मीडिया को देखते देखते हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लगता है मीडिया जो कह रही है वो ठीक कह रही है। एक बार एक चीज़ को गलत से सही को भी अगर गलत दिखा रही वो 20 बार लगातार बार बार दिखाएगी तो हमें लगेगा कि बात सही है यार, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। फिल्म समय, हम जैसे फिल्म देखते हैं वैसे बनने की कोशिश करते हैं। कई बार हम विलन की तरह बनने की कोशिश करते हैं, कई बार हीरो की तरह बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपकी फिल्म रिलीजन, रिलीजन में आप देख लो, कई बार ऐसे होते हैं, आजकल देख लो इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। अभी अभिनव एक करके लड़का है जो मथुरा का है, अभिनव अरोरा, जरा सा बच्चा है, अभी 5th क्लास में कुछ पढ़ रहा है, इतनी सी छोटी उम्र में वो इतना इन्फ्लुएंस हो गया रिलीजन से कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी उसने। ऐसे बच्चों का कैसे कुछ हो सकता है। हमें इतना इन्फ्लुएंस कई बार कर देती हैं चीज़ें जो हम अपना अच्छा बुरा भूल जाते हैं। हमें पहले पढ़ना चाहिए, गुरुकुल जाओ, कुछ चीज़ें करो, कुछ साइंटिफिक तरीके से पढ़ो, क्योंकि अब मॉडर्न इंडिया में रह रहे हो, आपको स्टडी करनी चाहिए, नई चीज़ें देखनी चाहिए। हाँ, कथा ही सब कुछ नहीं हो सकता, कथा आप पढ़िए, रिलीजन रहिए, रिलीजियस रहिए, लेकिन साइंटिफिक भी बनिए। साइंटिफिक थिंकिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक कह रहे हैं गाय के गोबर से बच्चे पैदा होते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। साइंटिफिक लैब में तो ऐसा नहीं, डॉक्टर ने तो ऐसा दावा नहीं किया है। तो चीज़ों को थोड़ा सा बदलना चाहिए। लीडर से, मोदी जी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, गडकरी जी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, गडकरी जी को बहुत लोग फॉलो करते हैं। ऐसी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट में हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो कंक्लूजन इज दैट ह्यूमन वैल्यूज आर इंटीग्रल टू फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, गाइडिंग इंडिविजुअल इन देयर डेली लाइफ्स एंड इंटरेक्शन विद अदर्स। इसलिए वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ हमें डिसीजन में, एक्शन में, बिलीफ में काम आता है। एंड ये पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है, ग्लोबल रिलेशन बनाने में बहुत अच्छी काम आती है चीज़ें हमारी। तो ये हम वैल्यू का काम है। ठीक है, तो आज से हमारी ये जो वैल्यू है, वैल्यू चैप्टर ख़त्म होगा। कल हम जो पढ़ाएंगे वो होगा हमारा एटीट्यूड सिस्टम। एटीट्यूड को हम स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है गाइस, ओके। तो आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे।